दहशत गर्दी की सूरत हाल नाज़रीन कंट्रोल नहीं हो रही पाकिस्तान से, और अब कर्फ्यू का नफाज किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में, जनूबी वज़ीरिस्तान में और टांग के कुछ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज किया गया, और ये ऐलान किया गया है डिप्टी कमिश्नर टांग और डिप्टी कमिश्नर जनूबी वज़ीरिस्तान इनकी जानिब से, और आवाम से ताउन की अपील की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में ये सूरत हाल मैंने आपको बताई। इसके अलावा लगातार हमले हो रहे हैं। बलूचिस्तान में कोयटा के अंदर आज का दिन भी खून रेजी से भरा हुआ था। मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरज़ई, ये कोयटा एयरपोर्ट रोड पर उनको शहीद कर दिया गया। आलम दीन जो हैं उनको टारगेट करके कत्ल करने का सिलसिला जारी है। हामिदुल हक साहब से ये मामला शुरू होता है, और अब ये चौथा वाक़या लगातार मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरज़ई साहब को शहीद किया गया। कोयटा एयरपोर्ट रोड पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है उनके ऊपर। तो ये एक के बाद एक वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत की और जो लोग इक़्तिदार में लाकर बिठाए गए हैं उनकी और इस्टेब्लिशमेंट की जो तरजीहात हैं वो कुछ और है। यानी इस वक्त जब दहशतगर्दी का माहौल है, लोग अपने प्यारों की लाशें दफन कर रहे हैं, और पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो खून आलूद है, कब्र की मिट्टी भी गीली नहीं हुई साने जाफर एक्सप्रेस वालों की, और साथ ही नोशकी के ऊपर एक बड़ा खौफनाक अटैक हुआ है। एक बड़ी अजीब चीज़ जो और हो रही है ना, वो अब ये हो रहा है कि BLA अपने कैमरामैन भी रखते हैं। कलअदम BLA जब कोई अटैक करती है तो वो साथ अपने कैमरे भी लेकर जाते हैं और वो फिल्माते हैं उस हमले को, और उसके बाद वो फिर जो नैरेटिव की लड़ाई है वो भी लड़ते हैं। यानी ISPR जो स्टेटमेंट जारी करता है, या ISPR जो सबूत जारी करता है, इसी तरह से BLA भी अब जो है वो अपनी वीडियो बना बना के वो साथ साथ दिखाते हैं कि जनाब ये हमने हमला किया। मिसाल के तौर पे ये जो नोशकी में बस के ऊपर अटैक किया गया, वो मुबैना तौर पे कुछ वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं, और ये दावा किया जा रहा है कि ये उसी बस की वीडियोज़ हैं, और मुमकिन तौर पे ये उसी बस की वीडियोज़ हैं जिसके ऊपर हमला किया गया है। धमाके की बाकायदा वीडियो बना के दूर से और उसको फिर पोस्ट किया गया या उसको फैलाया गया। ये BLA अब ये भी कर रही है। BLA को इस बात का आइडिया है कि पाकिस्तान में उनका मौक़िफ़ कोई भी नहीं दिखाएगा और ना बताएगा। इंडियन मीडिया पे पाकिस्तान में बिल्कुल भरोसा नहीं किया जाता, तो पाकिस्तान का जो मीडिया है उसको तो किसी किस्म की कवरेज की इजाज़त नहीं है। दहशतगर्दी के वाक़यात होने के बाद भी मीडिया इंतज़ार करता है कि उन्हें ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो वो दहशतगर्दी के वाक़ये को कवर करेंगे। तो ये जो कलअदम BLA है दहशतगर्द, वो इस वक्त रियासती इदारों के खिलाफ एक मीडिया वॉर भी लड़ रहे हैं। वो इन वाक़यात की वीडियोज़ बनाते हैं और उनको शेयर करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि जाफर एक्सप्रेस के इंसिडेंट के बाद ISPR बचने वाले मुसाफिरों के खुद इंटरव्यूज़ करवाते और करवाने के बाद उनको शेयर करते। अब इतने दिन गुजरने के बाद अगर कोई इंटरव्यूज़ आएंगे तो उनकी वो हैसियत नहीं होगी। जब वाक़या हुआ था, जब लोगों को रेस्क्यू किया गया था, तो फौरी तौर पे उनके इंटरव्यूज़ किए जाते थे। तो दो मौक़िफ़ है ना, एक तो ये है कि BLA ने कहा कि हमने खुद ही छोड़ दिए बंदे, ख़वातीन और वो लोग जो सिक्योरिटी फोर्सेज में नहीं थे, हमने आम शहरियों को खुद ही छोड़ दिया था, ये उन्होंने दावा किया था। ISPR ने दावा ये किया कि हमने ऑपरेशन के जरिए से इन सारे लोगों को छुड़वाया है। जो एनी शाहिदीन है वो कहते हैं जी हम तो वहाँ से खुद ही भाग कर आ गए। कुछ ये कहते हैं कि हमें छोड़ दिया गया, कुछ ये कहते हैं कि जब ऑपरेशन चल रहा था, लड़ाई हो रही थी दोनों तरफ की, तो हमें मौका मिला स्केप करने का, वहाँ से निकल के भाग कर आ गए। तो ये अलग अलग मौक़िफ़ हैं। अब ISPR को इसके ऊपर एक बेहतर हिकमत अमली के साथ आना चाहिए था। उनके पास माशाल्लाह बहुत बड़ा बजट है, बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत बड़ा सिस्टम है, तो उन्हें ज़्यादा बेहतर अंदाज में काउंटर करना चाहिए था। अगर कोई प्रोपेगेंडा वो समझते हैं उनके खिलाफ हो रहा है, या जो एक मीडिया वॉर चल रही है उनके खिलाफ, जिसको वो मादी में 5th जनरेशन वॉर कहते थे, तो इस पर उनको बेहतर तरीके से आना चाहिए था। अफसोस इस बात का है कि इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर था, और उसके बाद ऐसी बौखलाहट थी, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन बड़ा शानदार किया फौज ने, जिस तरह से ISPR ने बताया, लेकिन मीडिया हैंडलिंग जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो सकी। अब नाज़रीन, दहशतगर्दी का माहौल मैंने आपको बताया, पाकिस्तान के हालात क्या हैं। इन हालात में इस वक्त तरजीहात देखें ज़रा, जो लोग इक़्तिदार में हैं उनकी तरजीहात देखें आप, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN सिंध में और पंजाब में एक दूसरे के साथ हिस्से बांट रहे हैं कि जनाब जिस जगह पे हमारे उम्मीदवार ने 20,000 वोट लिए हैं ना, उस जगह पे आप हमारे उम्मीदवार को फंड्स दें, उसके कहने के ऊपर आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग करें, हमारे बंदों को जो है वो आप फैसिलिटेट करें। ये जनाब पीपल्स पार्टी पंजाब में मांग रही है। PMLN कह रही है जी ठीक है, आपको हम यहाँ पे देते हैं, बट सिंध में आप भी तो हमें हिस्सा लगाएं और हमें सिंध के अंदर हिस्सा दें। उधर बिलावल जो है वो मुबैना तौर पे खबरों के मुताबिक 9 अरब रुपए के सवाबदीदी फंड्स लेकर शहबाज शरीफ साहब से उड़ गए हैं, और वो अपनी मर्जी से उन पैसों को खर्च करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लिए वो फंड्स अलग से लेकर उड़ गए हैं। अब वहाँ का गवर्नर जाने, बिलावल जाने, और वो सारे जाने। तो इनकी तरजीहात जो है वो अभी भी बंदर बांट में ही लगे हुए हैं। वज़ीर आज़म की तरजीहात क्या है, उनके दौरे ही खत्म नहीं हो रहे। दौरे से वापस आते हैं तो नए वजीर बना देते हैं। यानी काबीना को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में शहबाज शरीफ साहब लगे हैं कि बड़ी से बड़ी काबीना मैंने करनी है, इस मुल्क की बेड़ा गर्क कर दिया, इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया, अमनो अमान का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक का हर चीज़ को तबाह करने के बाद, गवर्नेंस को बिल्कुल बर्बाद करने के बाद
महंगाई की चक्की में आवाम को पीसने के बाद अभी भी वो अपनी कैबिनेट को बड़ा करते जा रहे हैं। काबीना के अंदर नए से नए वज़रा वो लेकर आ रहे हैं। आर्मी चीफ है वो हॉर्स एंड कैटल शोज देख रहे हैं। सदर पाकिस्तान जो है वो गोल्फ के मैच देख रहे हैं और साथ अपने बहुत सारी पीपल्स पार्टी के लोगों को भी लेकर गए हुए हैं। यानी अगर आप आज की वीडियो देखें तो आपको अफसोस नहीं होगा कि कमांडर इन चीफ है पाकिस्तान की फोर्सेज का, अभी शोहदा की कब्रें जो है वो भी गीली हैं और ये बैठ के वहां पे पोलो के मैचेस देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये माहौल के साथ चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन यहां पे देखें क्या चल रहा है। एजेंसियां क्या कर रही हैं? जो मरियम नवाज पे तनकीद करे उसे चक लो, ये तरजीहात है। उधर दहशतगर्दों ने तबाही फेरी हुई है, पूरा फोकस उधर करने की बजाय अभी भी एजेंसियां उन नौजवानों को अगवा कर रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मिलकर जो मरियम नवाज पे तनकीद करते हैं। मैंने अभी राब्ता किया 2-4 लोगों से, तो मुझे पता चला कि ये नौजवान जो अगवा किए गए हैं इन्होंने रियासत के खिलाफ तो किसी किस्म का बयानिया नहीं बनाया, ये तो मरियम नवाज पे तनकीद करते थे। तो मरियम नवाज पे तनकीद की कीमत इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान की एजेंसियां और इदारे आएंगे और आकर बंदे को घर से उठाकर ले जाएंगे कि जनाब मरियम नवाज के ऊपर इसने तनकीद क्यों की है। और काबीना जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर दहशतगर्दी और हर चीज के लिए जिम्मेदार करार देने पर लगी हुई है। उनका तो काम ये है। वुज़रा जो है वो असेंबली में खड़े होकर लतीफे सुना रहे हैं। ये नाज़रीन इनकी तरजीहात हैं उस वक्त जब पाकिस्तान जल रहा है, उस वक्त जब पाकिस्तान में खून और आग की होली खेली जा रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर हमले में मसरूफ है पाकिस्तान की हुकूमत। साहबजादा हामिद रजा साहब कहते हैं कि दहशतगर्द मुल्क में आग और खून की होली खेलने में मसरूफ हैं और रियासत पीटीआई के सोशल मीडिया के बच्चों को अगवा करने में मसरूफ है। मैं इन वाकयात की भरपूर मजम्मत करता हूं। खुदा का खौफ करें और पाकिस्तान को बचाने की फिक्र करें। नाज़रीन नून लीग ये कहती है और उन्होंने ये एक बयानिया बनाया हुआ है कि इमरान खान पाकिस्तान में दहशतगर्दी लेकर आया, लेकिन अगर आप आदादुशुमार देखें तो वो मुख्तलिफ हैं और ये आदादुशुमार हुकूमत के अपने जारी किए हुए आदादुशुमार है, कोई हमारे अपने नहीं है। साद रसूल साहब ने भी ये आदादुशुमार पेश किए हैं। मैं वहीं से आपको बता देता हूं, हुकूमत के अपने आदादुशुमार है। नून लीग कह रही है और बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है कि हमने दहशतगर्दी खत्म की और इमरान खान दहशतगर्दी लेकर आया। आपकी अपनी हुकूमत ने जो टेररिज्म के नंबर दिए हैं ना, उनके मुताबिक 2021 में जो पाकिस्तान इमरान खान साहब का आखिरी साल था पाकिस्तान में बतौर वजीर आजम, 2021 का जो साल था इसमें दहशतगर्दी 15 साल की कम तरीन सतह पे आ गई थी। यानी 2005-6 के बाद से लेकर 2021 तक पिछले 15 साल का जो डाटा इकट्ठा किया गया है, उस डाटा में दहशतगर्दी सबसे निचले लेवल के ऊपर थी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो आखिरी साल था। यानी उसने दहशतगर्दी को खत्म किया था। और आपके 2024 में दहशतगर्दी सबसे ज्यादा है 15 साल के रिकॉर्ड में। यानी आप 15 साल का रिकॉर्ड इकट्ठा करें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत से आप शुरू हो जाएं, तो ये जो 3 हुकूमतें गुजरी हैं इनमें जो साल सबसे बेहतर था वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में था 2021 में, और जो सबसे बदतरीन है वो शहबाज शरीफ साहब के ये दौरे हुकूमत में है 2024 में। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकारी अदादुशुमार ही इन्हें झुटला देते हैं और ये झूठे साबित हो जाते हैं। नाज़रीन हुकूमत ने कुछ चीज़ों का फैसला किया। एक तो हुकूमत ये कह रही है कि हम कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाएंगे और ये इजलास बुला के इसके अंदर हम सबको शामिल करेंगे। इसके अंदर जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनको बुलाया जाएगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो चीफ्स हैं उनको बुलाया जाएगा, अस्करी क़यादत इसके अंदर मौजूद होगी और दहशतगर्दी के खिलाफ ये इजलास बहुत ज़रूरी है और ये बुलाया जाएगा। दूसरा एक और भी जो है वो मनसूबा बनाया गया है कि दोबारा नेशनल एक्शन प्लान बनाकर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। ये हुकूमत की तजवीज़ है। अयाज सादिक साहब ने ये बात की है। अब मामला ये है कि एक इन हाउस मीटिंग तो होनी चाहिए जिसमें पार्लियामेंटेरियंस को मौका मिलना चाहिए कि वो दहशतगर्दी के मामले के ऊपर या एजेंसियों की नाकामी के मामले के ऊपर सवाल उठाएं, शोहदा के मामले के ऊपर सवाल उठाएं और दहशतगर्दी वापस क्यों आई, कौन लेकर आया, जनरल बाजवा का इसमें कितना किरदार था, जनरल नदीम अंजुम का कितना हिस्सा था और ये क्यों बाई डिज़ाइन दहशतगर्दी वापस लेकर आए पीडीएम के दौरे हुकूमत में, इनको यहाँ पे लाकर क्यों बसाया गया और बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है, क्यों वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे। पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो अगवा हो जाती है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को कानों कान खबर नहीं होती। ये कैसे हो सकता है? तो ये सारे सवालात जो हैं वो एक इन कैमरा ब्रीफिंग के अंदर उठाए जाने चाहिए, जिनमें ये पूछा जाए कि जनाब अब इन चीज़ों को ठीक कैसे करना है। और ठीक करने का रास्ता जो है वो तो ये है कि आप आवाम को एतमाद में लें, आवाम को अपने साथ खड़ा करें ताकि आवाम आपको सपोर्ट दे। लेकिन आवाम सपोर्ट दे नहीं रही, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, चाहे वो पंजाब में है। और आवाम के सपोर्ट ना मिलने का गुस्सा ऐसे निकाला जा रहा है कि बंदे अगवा कर लो, इसको भी उठा लो, उसको जबरी तौर पे लापता कर लो। अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि बलूचिस्तान से बड़ी तेजी से नौजवानों को लापता किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे इन नौजवानों की तस्वीर भी आ रही हैं, बल्कि चंद नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि चंद दिन पहले से उनको धमकाया जा रहा है, उन्हें यह कहा जा रहा है कि नताइज अच्छे नहीं होंगे और अब वो नौजवान गायब कर दिए गए।
ان کے کاروبار بند کر دیے گئے ہیں, انہیں غائب کر دیا گیا ہے. ایک نوجوان کے بارے میں جو ہے رضی طاہر صاحب نے بتایا. کچھ اور نوجوان ہیں وہ بھی اغوا کیے گئے ہیں. کن علاقوں سے کیے گئے؟ یہ منگچر کا علاقہ ہے. جبری گمشدگیوں کے خلاف وہاں پہ دھرنا جاری ہے. مرکزی شاہراہ 37 گھنٹوں سے وہاں پہ بند ہے. پنجگور سے 2 افراد جو ہے وہ جبری طور پہ لاپتہ کر دیے گئے ہیں. مختلف علاقوں میں جو ہے وہ نوجوانوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے, بلوچستان میں بھی اور پنجاب میں بھی. یعنی پنجاب میں زیادہ نوجوانوں کو لاپتہ کیا گیا اب تک جو انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق, اور پہلی مرتبہ پنجاب کے نوجوان ایسی صورتحال سے گزر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے چکر میں ملک کو داؤ پہ لگا دیا, یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا. دیکھیں وہ وزیر اعلیٰ ہے, وہ سمجھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ پوری طاقت لگانے کے باوجود دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر پا رہا. اور شامدانہ گلزار نے بتایا کہ جنرل باجوہ کا یہ فارمولا تھا اور انہوں نے یہ پیغام بھجوایا تھا کہ اگر دہشت گرد خیبر پختونخوا میں آ جاتے ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کمزور ہو جائے گی. یعنی ایک پولیٹیکل پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے یا کمزور کرنے کے لیے دہشت گردوں تک سے ہاتھ ملانا پڑے تو کیا ملایا جا سکتا ہے. یہ جنرل باجوہ جس وقت گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتے تھے نا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم تو نیوٹرل ہیں, ہم تو کسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, ہم حکومت کے اندر بھی کوئی مداخلت نہیں کر رہے, اس وقت ابھی یہ خبر دی ہے. اور یہ خبر دی ہے جناب مفتاح اسماعیل صاحب نے, اور انہوں نے ایک اور پول کھول دیا کیونکہ وہ اس وقت حکومت کا حصہ تھے. تو مفتاح اسماعیل صاحب نے بتایا کہ جس جنرل باجوہ نے دن رات یہ گردان کی ہوئی تھی نا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یا ہمارا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, حکومت اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے, تو اس وزیر اعظم کو, شہباز شریف کو چیزیں مہنگی کرنے کے لیے یا پیٹرول مہنگا کرنے کے لیے جو آ کر قائل کیا تھا وہ ندیم انجم نے کیا تھا, جو اس وقت کے ڈی جی ISI تھے. یعنی ندیم انجم شہباز شریف کو آ کر کہتے ہیں جناب پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں, اور ان کے کہنے کے اوپر شہباز شریف نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی, اور پھر یہ کہتے ہیں ہمارا نہ سیاست میں کوئی تعلق ہے اور نہ ہم حکومت کے اندر کسی قسم کی مداخلت کرتے ہیں. علی امین گنڈا پور نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ پاکستان میں موجود افغان مہاجرین کو شہریت دی جائے اور انہیں زبردستی بے دخل نہ کیا جائے. افغان مہاجرین ہمارے پڑوسی ہیں اور انہیں ہم نے سینے سے لگایا, تاہم پالیسی کے حوالے سے ہم ناکام رہے. افغان مہاجرین کو بے عزت کر کے واپس نہیں بھیجنا چاہیے اور انہیں زبردستی ڈیپورٹ کرنے سے گریز کرنا چاہیے. افغان مہاجرین کو پاکستان کی شہریت کیوں نہیں دی جاتی؟ انہوں نے کہا جناب ہم تو یعنی انہوں نے کچھ تنقید کی علی امین گنڈا پور صاحب نے, اور وہ تنقید بھی بلکہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی بیلجیم میں جزیرہ بھی لے لیتا ہوں, تمام فیصلہ ساز امریکہ, کینیڈا, UK کی نیشنلٹی کے لیے بلبلا رہے ہیں, لیکن اگر کوئی افغانی پاکستان کی نیشنلٹی لینا چاہتا ہے تو ہم نہیں دیتے. کیا افغانستان ملک نہیں ہے؟ یہیں سے نفرتیں پھیل رہی ہیں. دیکھیں نفرتیں تو پھیل رہی ہیں اور لگاتار پھیل رہی ہیں. گنڈا پور صاحب نے کہا کہ افغان مہاجرین ہمارے پڑوسی ہیں اور انہیں ہم نے سینے سے لگایا. جو افغان ہمارے صوبے میں ہیں ان کو نکالنے کا مخالف ہوں جب تک صحیح بندوبست نہ ہو. پہلے ان کو بھیجا گیا, ان کی بہت تذلیل ہوئی اور ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہیں. یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا. انہوں نے کہا کہ صوبے کے حالات عمران خان کی حکومت میں خراب نہیں تھے, لیکن ایک پارٹی کو ختم کرنے کے چکر میں سب داؤ پر لگا دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات مرکزی حکومت اور اداروں کی نااہلی سے خراب ہوئے ہیں. آرمی چیف سے امن و امان کی صورتحال پر بات کر چکا ہوں اور کوئی ساتھ نہیں دیتا. یہ لوگ اب بھی PTI کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں. فارم 45 والوں کو اقتدار میں لانا جمہوریت کے ساتھ مذاق ہے, لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے کافی کھل کر بات کی ہے, اور انہوں نے ساتھ اپنی جو 1 سال کی کارکردگی ہے اس کے بارے میں بھی بتایا. پھر انہوں نے بتایا کہ محمود خان کیسے پارٹی چھوڑ کر گئے. میں نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ پارٹی چھوڑ کے نہ جائیں, لیکن محمود خان نے عمران خان کا پاس نہیں رکھا. ناظرین یہ حکومت بہت عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے. یعنی میں پہلے تو آپ کو ذرا بلاول کی کہانی ایک سنا دوں چھوٹی سی, اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. میں جو خاص طور پہ بات کروں نا وہ میرے سندھ کے جو بہن بھائی ہیں, میں ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. اگر آپ کو 1% بھی لگتا ہے نا کہ بلاول زرداری یا آصف زرداری یہ آپ کے پانی کے حق کے لیے کھڑے ہیں, تو پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ ایک دھوکے کا شکار ہیں. کیونکہ آصف علی زرداری جو جعلی صدر پاکستان بنا فارم 47 پہ جیتنے والوں کا ووٹ لے کر, آصف علی زرداری نے خود میٹنگ کرتے ہوئے فوجی حکام کے سامنے باقاعدہ یہ حکم جاری کیا تھا کہ یہ 6 نہریں نکالی جائیں, اور ان 6 نہروں کا آصف علی زرداری نے نام لیا تھا. اور باقاعدہ آصف علی زرداری کے احکامات کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہاں سے یہ خبر بھی جاری کی گئی تھی. تو آصف علی زرداری نے سندھ کے حصے کا پانی پنجاب میں خود نہریں نکالنے کا حکم دیا تھا. اب وہ زرداری اور اس کا بیٹا سب کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم ان نہروں کے خلاف ہیں, جیسے یہ بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم پیکا کے خلاف ہیں. حالانکہ پیکا جو ہے وہ بلاول نے, اس کی بہن نے اور پوری پیپلز پارٹی نے مل کر پاس کروایا اور پھر اپنے ابو کو بھیجا, آصف زرداری کو,
और आसिफ अली जरदारी ने उसके ऊपर दस्तखत करके उसको कानून बना दिया। इसी तरह से नहरों वाला मामला है, ये भी बिलावल ने और उनके वालिद ने, ये दोनों ने मिलकर पानी जो है वो बनने लगा दिया। और अब इन्हें चाहिए क्या? बजट चाहिए, पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए, और वो ये ले रहे हैं, धड़ाधड़ ले रहे हैं। लेकिन ये फंड्स कितने का खा जाएंगे, कहां तक खा जाएंगे? अल्टीमेटली इनको अवाम के पास आना पड़ेगा और अवाम इनका इंतजार कर रही है। अब सिंध का पानी जो है वो इन्होंने बेच दिया है और जरदारी साहब के बेटे ने एक हुक्म जारी किया है। जरा ये हुक्म आप देखें। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मामले पर पीपल्स पार्टी ने अवाम से रुजू करने का फैसला कर लिया। शर्म नहीं आ रही? खुद नहरें निकालने का हुक्म दिया है और अवाम से रुजू करने का फैसला कर दिया। भाई जो नहरें निकाल रहे हैं उनको जाके मना करो, ना निकाले। खुद पहले ऑर्डर दिया कि नहरें निकालो, खुद उसके ऊपर जनाब अहकामात जारी किए और वो तहरीरी तौर पर मौजूद है अहकामात। पहले कहते हो नहरें निकालो और बाद में अवाम से रुजू करने का फैसला कर लिया। और इस सिलसिले में गड़ी खुदा बख्श में जलसा करने का ऐलान भी कर दिया। अब वो गड़ी खुदा बख्श के अंदर हर साल इनका होता है ना वो जलसा, तो वो जलसा अब अप्रैल में इन्होंने करना है, तो उसके लिए अब तैयारियां कर रहे हैं। और बिलावल ने कहा, ये पीपल्स पार्टी सिंध कौंसिल से खिताब करते हुए, कि पहले मरहले में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर गड़ी खुदा बख्श में जलसा होगा। अच्छा, 27 दिसंबर से भी ज्यादा लोग मौजूद होने चाहिए, यह भी हुक्म जारी किया बिलावल ने। उन्होंने कहा कि इनकी जमात हुकूमत में हो या ना हो, लेकिन नहरों के मामले पर मौकिफ अपनाएगी और किसी भी सूरत नहरें कबूल नहीं करेगी। शर्म तो नहीं आती इनको झूठ बोलते हुए? बाप बैठ के बकायदा हुक्म जारी कर रहा है और वो हुक्म बकायदा तहरीरी तौर पे जारी किया जा रहा है। खबरों में बकायदा खबरें टीवी चैनल्स को जारी की जा रही हैं, ट्विटर पे हर तरफ जारी की जा रही हैं, और बेटा धोखा दे रहा है जी मैं इन नहरों के खिलाफ हूं। ये इसी तरह शरीफ बरादरान ने पाकिस्तानियों को पागल बनाया था, गुड कॉप बैड कॉप खेल खेल के। तो ये लोग अब बेवकूफ नहीं बनेंगे। सिंधियों का पानी इस बाप बेटे ने बेचा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है, या जो इंटीरियर सिंध की जो कॉम्प्रेस जमातें हैं, इन लोगों ने, जीडीए ने, बाकी जमातों ने, इन्होंने आवाज उठाई कि नहीं, जो सिंध का हारी है उसका पानी कहीं और शिफ्ट ना किया जाए। जो पंजाब के जरखेज इलाके हैं, अगर ग्रीन पाकिस्तान का कोई इनिशिएटिव लेकर आना है तो वहां लेकर आओ ना। ये ले जाके चोलिस्तान के अंदर, रेगिस्तानों के अंदर जहां पे ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है, वहां पे कौन सी खेती बाड़ी का शौक पूरा हो रहा है? और मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर जो फसलें लग रही हैं ना, मैं उन पर भी तहकीक करवा रहा हूं। थोड़े दिनों में मैं आपको चीजें बताऊंगा ये कौन सी फसलें लग रही हैं। ये लगाया जा रहा है, एक चारा है जिसको हे कहते हैं या जिसको लूसन भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा पानी पीता है। दुनिया के कई ममालिक ने इसको लगाने से मना कर दिया है। अब जो अरबों के मवेशी हैं उनको ये चारा चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है। ये बड़ा जबरदस्त चारा है, लिहाजा इस चारे के हुसूल के लिए पाकिस्तान की तरफ देखा गया है। और पाकिस्तान को तो इस बात की परवाह नहीं है कि हमारा पानी जाया होता है या नहीं होता। उनका चारा लगना चाहिए, हमारी गंदम पूरी हो या ना हो, उनका चारा लगना चाहिए। उनके जानवर भूखे नहीं मरने चाहिए, चाहे पाकिस्तानी भूखे मर जाएं। ये इनकी तरजीहात हैं। अभी मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं, ये चीजें आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। ML1 का नाज़रीन एक मनसूबा है, पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेन का पूरा एक मनसूबा है जो पेशावर से लेकर कराची केमाड़ी तक, पेशावर में कंटोनमेंट से लेकर कराची केमाड़ी तक, ये ML1 का एक मनसूबा है कि फास्ट ट्रेन एक चलेगी। पाकिस्तान बड़े अरसे से इस पर काम करना चाह रहा है। तो चीन इसका इन्वेस्टर था। अब चीनी सरमायाकार जो है वो आ नहीं रहे, बार बार बात होती है इसके ऊपर, चीनी सरमायाकार आते नहीं है। वजह पाकिस्तान में लगातार दहशतगर्दी, और पूरी ट्रेन जब अगवा हो जाती है तो फिर सरमायाकार कहां से आते हैं? तो एहसन इकबाल कहते हैं जी चीन इसके अंदर पैसा डालेगा। फिर हनीफ अब्बासी साहब को रेलवे मिनिस्टर बनाया, उन्होंने कहा जी UAE इसके अंदर पैसा डालेगा, यानी अमारात इसके अंदर पैसा डालेगा और उनका पैसा इसके अंदर आएगा। और अब कह रहे हैं जी हम खुद बना लेंगे, खुद ही इसके ऊपर पैसा डाल देंगे। यानी मुझे समझ नहीं आ रही कि एक्चुअली इनको पैसा कौन देने वाला है, और इतना बड़ा मनसूबा ये खुद से कैसे बना सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है, इनको इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे। और इस माहौल में, जिस मुल्क में ट्रेन ही अगवा हो जाती है, वहां ट्रेन के मनसूबे के लिए कोई इन्वेस्टर आएगा? जिस मुल्क में एयरलाइन एक पहिए के बगैर उतर जाती है, उस मुल्क में उस एयरलाइन को खरीदेगा? ये तो मुझे लगता है कि जानबूझ के पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता डीफेम करने की कोशिश की जा रही है। हर शोबे में पाकिस्तान को नीचे लाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान की वैल्यू दुनिया में कम तरीन हो जाए। नाज़रीन, खबरें तो बहुत सारी थी, लेकिन एक खबर है, ये शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट मैं आपको सुनाऊंगा, यहाँ पे मैं वीलॉग खत्म कर दूंगा। आप अंदाजा कर लें, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इनकी अक्ल कितनी है। यानी वज़ीर आज़म ऑफिस ने बयान जारी किया है कि पेट्रोल इसलिए सस्ता नहीं कर रहे कि हमने बिजली सस्ती करनी है। फिटे मुंह भाई, मैं इस पर क्या कहूँगा? यानी पेट्रोल सस्ता नहीं करना, हमने आपकी खाल यहां से नहीं यहां से उतारनी है। यानी पेट्रोल में खाल उतारेंगे, बिजली में भी आपकी कम उतारेंगे, फिर बिजली में उतारेंगे और पेट्रोल में भी उतारेंगे, फिर हर तरफ से खाल उतारेंगे। वैसे मुझे कभी कभी समझ नहीं आती कि ये इनको क्लाउन ये इतने सारे मिले कहां से, जोकर लागे बैठा दिए सारे के सारे इक्तदार के अंदर। मुझे लगता है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे ही बंदे सूट करते हैं जो अपनी ज़हनी सलाहियत में एस्टेब्लिशमेंट से भी थोड़े निचले लेवल के हों।
مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے.